दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हमने एक आक्रामक चाइना को देखा है। उसके इस आक्रामकता या एग्रेशन के उदाहरण हर तरफ मौजूद हैं। जहां एक तरफ अपनी पावरफुल मिलिट्री का इस्तेमाल कर वो खुद को एशिया का मास्टर बताता है, वहीं दूसरी तरफ एशिया के बियॉन्ड वो अपनी इकोनॉमिक माइट और डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग से वेस्टर्न पावर्स को लगातार चैलेंज करता रहता है। आर्कटिक से लेकर अफ्रीका तक और पैसिफिक से लेकर इंडियन ओशन तक हर तरफ चाइनीज प्रेजेंस हमें दिखती है। अर्थ में ही नहीं बल्कि स्पेस में भी आज चाइना मास्टरी हासिल करने में लगा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चाइना के इस एग्रेसिव बिहेवियर का क्या कारण है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों दशकों के शांतिपूर्वक डेवलपमेंट के बाद अब अचानक चाइना ग्लोबल पॉलिटिक्स में उलझने लगा है? आखिर क्या वजह है कि चाइना को आज वर्ल्ड ऑर्डर में एक डिसरप्टर की तरह देखा जा रहा है? आज हम इन्हीं सवालों का साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे और आपके सामने कुछ ऐसे पॉसिबल कारणों की बात करेंगे जो चाइनीज एग्रेसिवनेस को एक्सप्लेन कर सकें। आज हम वंस एंड फॉर ऑल इस पूरे मुद्दे का पोस्टमार्टम कर चाइनीज एग्रेशन के रूट्स को जानेंगे। एक साइंटिफिक एनालिसिस इंडिया को भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को इन्फॉर्म तरीके से शेप करने में। दोस्तों, चाइनीज बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए लार्जली दो तरीके के आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल होता है। एक सिंपलिस्टिक आइडियोलॉजिकल आर्गुमेंट ये है कि जैसे कोल्ड वॉर के वक्त अमेरिका सोवियत राइवलरी एक आइडियोलॉजिकल राइवलरी की तरह जन्मी थी, वैसे ही आज कम्युनिस्ट चाइना लिबरल वेस्ट के सामने सीना तान कर खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन से जूझ रहा चाइना एक बैकवर्ड और कमजोर देश था, जिसके लिए यूएस जैसे माइटी पावर के खिलाफ एग्रेशन दिखाना कॉस्ट इफेक्टिव और प्रैग्मेटिक नहीं था। लेकिन आज वो डेवलपमेंट के उस स्टेज में पहुंच गया है जहां से उसका वर्ल्ड पावर बनने का सपना शायद रियलिटी बन सकता है। इसी सपने के लिए वो हर रोज ग्लोबल पॉलिटिक्स में खुद की मौजूदगी दिखाने के लिए एग्रेसिव पॉलिसीज फॉलो करता है। हालांकि एक थ्योरी एक कंप्लीट ऑपोजिट आर्गुमेंट भी प्रस्तुत करती है। एक सेट ऑफ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चाइना की हालत आज एक घायल शेर की तरह है जो अपने सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते और खूंखार हो गया है। चाइना के बारे में इस डिक्लाइनिंग पावर थीसिस के सपोर्टर में टफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल बेकली और जॉन हॉपकिंस के हेल ब्रांड शामिल हैं। चलिए हम इन आर्गुमेंट्स को डिटेल में एक्सप्लोर करते हुए एक लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, चाइनीज एग्रेसिवनेस का एक पहला कारण एक वेल थॉट आउट प्रैग्मेटिक पॉलिसी और नेशनल हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी से जुड़ा हुआ है। इसके हिसाब से दशकों से प्रैग्मेटिक पॉलिसीज से खुद की इकोनॉमी और मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने के बाद अब चाइना फाइनली एक वर्ल्ड पावर की तरह उभर चुका है। 1949 के चाइनीज रिवॉल्यूशन के वक्त चाइना काफी पुअर और बैकवर्ड देश था। तब अमेरिका जैसी सुपर पावर के खिलाफ आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल के लिए ना तो चाइना वेल इक्विप्ड था और ना ही ये एक अंडर डेवलप्ड देश के लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी थी। ऊपर से वो शुरुआती दशकों में माओ की मिसगाइडेड पॉलिसीज का शिकार रहा, जो चाइना के इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का कारण बनी। सोवियत के साथ बॉर्डर वॉर के चलते चाइना ये भी समझ गया था कि केवल आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज उसे सोवियत एलाई नहीं बना सकती। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए माओ के बाद डेंग ज़ाओपिंग ने चाइना को एक स्मार्ट फॉरेन पॉलिसी की तरफ पुश किया। इसका एम था चाइना को एक ऐसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिसमें वो एक्सटर्नल थ्रेट्स की चिंता किए बिना अपनी कोलैप्सिंग इकोनॉमी, सोसाइटी और पॉलिटी को मजबूत बनाए। यही वजह है कि उसने कोल्ड वॉर से खुद को अलग कर लिया। खैर, ये स्ट्रेटजी एक नेचुरल जियोपॉलिटिकल रूल को फॉलो करती है। इतिहास गवाह है कि जब तक कोई देश पहले अपनी इंटरनल पावर को स्ट्रेंथन नहीं कर लेता, तब तक वो एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी से दूर ही रहता है। इसके एग्जाम्पल्स हमें 19th और 20th सेंचुरी में क्लियरली देखने को मिलते हैं। अमेरिका अपने इंडिपेंडेंस के बाद सालों तक खुद की डोमेस्टिक सिचुएशन को इम्प्रूव करने में लगा रहा। इसी वजह से वो खुद पहले वर्ल्ड वॉर 1 और बाद में वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व होने से बचता रहा। 20वीं सदी में सोवियत यूनियन भी वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होने के बाद कई सालों तक वॉर से दूर रहा, क्योंकि उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एक नेसेंट स्टेज में था। शायद इसी हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी को चाइना भी फॉलो कर रहा है। एक और सिमिलर थ्योरी चाइनीज बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है और वो एक एंशिएंट चाइनीज बोर्ड गेम वेकी से जुड़ी हुई है। इस गेम को अमेरिका में गो भी कहते हैं। इस बोर्ड गेम की स्ट्रेटजी बाकी गेम्स जैसी नहीं होती, जहां ओपोनेंट्स एक दूसरे के खिलाफ एग्रेशन दिखाकर उन्हें इमीडिएटली डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं।
बल्कि स्ट्रेटजी ये होती है कि ओपोनेंट्स पहले इस गेम में यूज होने वाले स्टोन से स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स को बनाएं और ओपोनेंट को स्लोली ट्रैप करने की कोशिश करें। इस थ्योरी के सपोर्टर्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि 20th सेंचुरी में चाइना के एम्बिशंस वर्ल्ड पावर बनने के नहीं थे, बल्कि उसी एम्बिशन के लिए वो वेकी की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा था। वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ स्लोली कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में अपनी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बिल्ड कर रहा था, और जब भी ऑपोजिशन होता तो एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत वो बैकफुट में चला जाता और फिर से शुरुआत करता। LAC इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी के अक्रॉस उसके मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चरल एफर्ट्स इसी स्ट्रेटजी की देन माने जाते हैं। इसी स्ट्रेटजी के तहत ही कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बावजूद उसने खुद को इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर में इंटीग्रेट कर खुद की प्रेजेंस आज दुनिया भर में बनाई है। ट्रीटीज, सीक्रेट पैक्ट्स और डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के इस्तेमाल से आज वो इंडियन ओशन और पैसिफिक के छोटे आइलैंड नेशंस में भी मौजूद है। ये थ्योरी ये भी एक्सप्लेन करती है कि क्यों चाइना ने कभी भी अपने हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का कमिटमेंट नहीं दिखाया, वो चाहे साउथ चाइना सी हो या फिर सिनो इंडियन बॉर्डर। चाइना को सिर्फ सही समय का इंतजार था, और जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि वो अब अपने पड़ोसियों को बुली करने के लिए तैयार है, वैसे ही उसने पुराने डिस्प्यूट्स को बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन इस थ्योरी के सामने एक और एक्सप्लेनेशन है जो एकदम अपोजिट आर्गुमेंट्स देता है। चलिए उसे समझते हैं। दोस्तों, कुछ एनालिस्ट हिस्टोरिकल एनालिसिस के बेसिस पर चाइना को एक रिविजनिस्ट पावर मानते हैं। रिविजनिस्ट पावर यानी एक ऐसा देश जो करंट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और इंटरनेशनल ऑर्डर को उखाड़ फेंक नए ऑर्डर की स्थापना करना चाहता हो। ये वो देश होते हैं जो खुद के प्राचीन इतिहास की भव्यता या ग्रेटनेस को रिस्टोर करने की बात भी करते हैं। अर्ली 20th सेंचुरी का जर्मनी हो या मॉडर्न चाइना, इन्हें स्कॉलर्स रिविजनिस्ट बताते हैं। खैर, इतिहास बताता है कि ऐसी पावर्स तब सबसे ज्यादा डेंजरस, असर्टिव और एग्रेसिव होती हैं जब उनका डाउनफॉल शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, और ये डेस्परेशन या निराशा के चलते होता है, जिसका जन्म इन पावर्स के बड़े बड़े सपने और एक्चुअल रियलिटी में गैप्स के चलते होता है। ऊपर से अगर इन देशों में एक डिक्टेटोरियल लीडर है तो समस्या और भी बढ़ जाती है, क्योंकि एक डिक्टेटर हमेशा अपनी पावर को लेकर इनसिक्योर रहता है और डेस्परेशन में वो एग्रेशन दिखाने लगता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी का रोल क्रूशल था, जिसके एग्रेशन के चलते ही वॉर की शुरुआत हुई। 1871 में अपने यूनिफिकेशन के बाद जर्मनी का राइज लगभग वैसा ही था जैसा 1976 के बाद चाइना का। जर्मनी में फैक्ट्रीज से लेकर बैटलशिप्स सब कुछ ब्रिटिश सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहे थे। 1900 तक जर्मनी अपने रैपिड राइज के चलते काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी या एम्बिशियस होने लगा और अपने हेजिमनी को असर्ट करने लगा। केसर विल्हेल्म II ने एक एग्रेसिव वर्ल्ड पॉलिसी के तहत ज्यादा से ज्यादा कॉलोनी सिक्योर करने के लिए खुद को कॉलोनियलिज्म की रेस में झोंक दिया। लेकिन जियोपॉलिटिक्स की अपनी एक जटिलता है, जिसके चलते जर्मनी की किस्मत अचानक बदल गई। जर्मनी की पॉलिटिक्स उसके लिए सरदर्द बन गई। यूरोपियन पावर्स सीक्रेट अलायंसेस और ट्रीटीज के थ्रू जर्मनी को एलिनेट करने लगे। ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ने मिलकर ट्रिपल ऑन्टांट के तहत जर्मनी को काउंटर करने के प्लान्स बनाए। फ्रांस और ब्रिटेन इस कोशिश में थे कि जर्मनी को ऑयल और आयरन जैसे रिसोर्सेज के एक्सेस से ब्लॉक कर दिया जाए। उधर रशिया भी इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा था और जर्मनी को टफ कंपटीशन दे रहा था। जर्मनी के की एलाई ऑस्ट्रिया, हंगरी भी एथनिक टेंशंस के चलते समस्या झेल रहे थे। जर्मनी भी इंटरनली अपने ऑटोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के चलते ट्रबल में था। मिलिट्री बैलेंस भी शिफ्ट होने लगा। फ्रांस और रशिया अपनी आर्मी को एक्सपैंड करने लगे और ब्रिटेन ने अनाउंस किया कि वो हर एक जर्मन बैटलशिप के अगेंस्ट 2 बैटलशिप्स बनाएगा। इस क्राइसिस के दौर में जर्मन रैशनैलिटी खत्म होने लगी और एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम डेस्परेशन और रिएक्शनरी होने लगा। जर्मनी अपने इंटरनल क्राइसिस को काउंटर करने के लिए हाइपर नेशनलिस्टिक मोड में चला गया और पॉलिटिकल क्राइसिस से लोगों का ध्यान हटाकर उनका ध्यान एक्सटर्नल थ्रेट की तरफ खींचने लगा। कुल मिलाकर जर्मनी की सिचुएशन एक घायल शेर की तरह थी, जो पहले से कहीं ज्यादा एग्रेसिव और डू और डाई सिचुएशन में था, और इससे जन्म हुआ वर्ल्ड वॉर 1 का। सिर्फ जर्मनी ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त इंपीरियल जापान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो 1868 में मेजी रिस्टोरेशन के बाद सडनली एक रीजनल पावर बनकर उभरा था। लेकिन 1930s में हुए ग्लोबल चेंजेस जैसे ग्रेट डिप्रेशन, एग्रीकल्चरल क्राइसिस और सोवियत के साथ टेंशन्स के चलते जापान भी डेस्परेशन में आ गया और उसने खुद को यूरोप में शुरू हुए वर्ल्ड वॉर 2 में झोंक दिया। कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि आज चाइना की सिचुएशन भी ऐसी ही है।
हमने स्टडी IQ में चाइना के डिक्लाइन पर डिटेल में चर्चा पहले भी की है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। खैर, चाइनीज क्राइसिस के कई पहलू हैं जिन्हें हम ब्रीफली यहां देखेंगे। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर में मैसिव इन्वेस्टमेंट और BRI जैसे प्रोजेक्ट्स ने चाइना को जियो इकोनॉमिक्स में एक स्ट्रेटेजिक एज दिया है। कई US बेस्ड थिंक टैंक्स ने ये भी असेसमेंट्स किए हैं कि मिलिट्री पावर में भी चाइना काफी मजबूत है और US के अगेंस्ट एक वॉर में जीतने का पोटेंशियल भी रखता है। ऐसी सिचुएशन में चाइना के सुपर पावर बनने के इंटेंशंस कॉमन सेंसिकल हैं, लेकिन जर्मनी और जापान की तरह ही चाइना के लिए भी सिचुएशन सिंपल नहीं है। माइकल बेकले और हैल ब्रांड्स कहते हैं कि जिन फैक्टर्स ने चाइना को ग्रो करने में हेल्प किया है, आज वही फैक्टर्स उसके लिए डिसएडवांटेजेस हैं। 1970s और 2000 के बीच चाइना नियरली एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी था इन टर्म्स ऑफ फूड, वाटर एंड एनर्जी रिसोर्सेज। वो ग्रेटेस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड एंजॉय कर रहा था और US के पॉजिटिव एटीट्यूड से फॉरेन मार्केट्स और टेक्नोलॉजी में इजी एक्सेस एंजॉय कर रहा था। डेंग ज़ाओपिंग ने ऑथोरिटेरियंस को रिड्यूस कर कई रिफॉर्म्स किए, जिसने वहां की पॉपुलेशन को इनोवेशन के लिए इंसेंटिव्स दिए। लेकिन 2000 के बाद धीरे धीरे ये सब बदलने लगा। फॉर एग्जाम्पल, चाइना आज रिसोर्स क्रंच फेस कर रहा है। वाटर स्कार्सिटी, एनर्जी और फूड पर इंपोर्ट डिपेंडेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के चलते उसे आज डिक्लाइनिंग पावर कहा जा रहा है। ऊपर से इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना के लिए कॉस्टली हो गया है। DBS बैंक के डेटा के हिसाब से $1 ग्रोथ के लिए आज चाइना को 2000 के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड में भी वो 2020 से 2050 तक लगभग 20 करोड़ वर्किंग एज पॉपुलेशन को खो देगा, जिससे लेबर मार्केट में क्रंच होगा और लेबर कॉस्ट रैपिडली बढ़ेगा। लो लेबर कॉस्ट चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ का सीक्रेट था। इसके अलावा शी जिनपिंग डेंग ज़ाओपिंग की पॉलिसीज को रिवर्स कर रहे हैं। उन्हें नया माओ बताया जा रहा है, जो अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज के चलते उन बिजनेसेस को अटैक कर रहे हैं जिन्होंने चाइना को राइज करने में हेल्प किया था। जैक मा का एग्जाम्पल आपको पता ही है। शी ने आज खुद को ऑलमोस्ट एक डिक्टेटर की तरह एस्टैब्लिश कर लिया है बाय एबॉलिशिंग द प्रेसिडेंशियल टर्म लिमिट। इसने CCP के विदिन भी डिसकॉन्टेंट्स को जन्म दिया है और चाइनीज इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन में स्टेबिलिटी पहले से कम है। इस पॉलिटिकल क्राइसिस को काउंटर करने के लिए शी और भी ज्यादा ऑथोरिटेरियन हो रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने कई सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स को अपने एंटी करप्शन कैंपेन के तहत साइडलाइन कर दिया है। पॉलिटिकल पावर के लिए आज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को ताक में रख दिया गया है। शी ने एक कॉमन प्रॉस्पेरिटी कैंपेन को लॉन्च कर एडुटेक बिजनेस को भी अटैक किया है और एक ऑथोरिटेरियन माहौल में वहां इनोवेशन भी अब डिफिकल्ट है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर आज चाइना को क्राइसिस की तरफ ढकेल रहे हैं। इनका आउटकम हमें एवरग्रांडे क्राइसिस में देखने को मिला। यही नहीं, चाइनीज इकोनॉमी पिछले 10 सालों से अपनी एनर्जी लूज कर रही है। 2007 में 14% से ग्रो करने वाला चाइना आज लगभग 2% के साथ ग्रो कर रहा है और उसका डेट 2008 के कंपैरिजन में आज 8 टाइम्स ज्यादा है। ये सब एक ऐसे माहौल में जहां फॉरेन पावर्स चाइना से खफा हैं। क्वाड से लेकर ऑकस तक, G7 से लेकर EU तक हर जगह चाइना को लेकर काउंटर स्ट्रेटजीज पर डिस्कशन हो रहा है। US के साथ ट्रेड वॉर से लेकर यूरोपियन कंट्रीज द्वारा ट्रेड बैरियर्स लगाने तक चाइना का एलियनेशन साफ है। भले ही देश आउटराइटली चाइना के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन एक बात साफ है कि चाइना के लिए आज दुनिया में पहले जैसा पॉजिटिव माहौल नहीं है। कुल मिलाकर चाइना अपने डोमेस्टिक और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के चलते एक डेस्परेशन की हालत में है और यही उसके एग्रेशन का कारण है। तो दोस्तों, ये थे कुछ एक्सप्लेनेशंस जिनके थ्रू हम चाइना के बिहेवियर को समझ सकते हैं। कुछ आर्गुमेंट्स तो एक दूसरे के ऑपोजिट लगते हैं, लेकिन असल में दोनों ही आर्गुमेंट्स की एक कॉमन बात यह है कि चाइना भले ही डिक्लाइनिंग पावर है, पर फिलहाल वो एक वर्ल्ड पावर तो है ही। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि उसके बिहेवियर के खिलाफ जो भी स्ट्रेटजी बने वो वर्ल्ड वॉर्स और कोल्ड वॉर के इवेंट से सीख लेते हुए बने। ऐसी स्ट्रेटजीज जो चाइना को अपीस करने या ऐसी स्ट्रेटजीज जो उसे आउटराइटली कन्फ्रंट करें, दोनों ही काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकती हैं। एक स्ट्रेटजिक एम्बिग्युइटी या कंफ्यूजन वाली सिचुएशन यहाँ पर बेस्ट हो सकती है, जहां पावरफुल देश सिचुएशन के हिसाब से अपना स्टैंड चाइना के सामने रखें। ये स्ट्रेटजी एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी की तरह हो सकती है। दोस्तों, चाइनीज एग्रेसिवनेस पे आपका क्या टेक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।